जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच। MDH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कल सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले आज जब सर्वदलीय बैठक हुई तो जो तेवर और जो मुद्दे उठाए गए विपक्ष के द्वारा वो ये दिखाते हैं कि संसद सत्र जरूर हंगामेदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे वक्फ की, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक भी इसी संसद सत्र में पेश किया जाएगा और खबर यह भी है कि इसे कल ही पेश किया जाएगा। ऐसे में इस पर कल जब इसको सामने लाया जाएगा, जेपीसी की रिपोर्ट भी सामने आएगी, तब जाहिर है कि ये मुद्दा तो गरमाएगा ही। लेकिन हम आज न्यूज नाइट में बात करेंगे इसी वक्फ की, और खासकर अगर हम उसको संविधान के नजरिए से भी देखने की कोशिश करें तो परखेंगे आज न्यूज नाइट में इसे संविधान की नजर से भी। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जब मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया तो तमाम जनसाधारण के असाधारण मुद्दों को तो सामने उठाया ही, लेकिन साथ ही साथ युवाओं से आह्वान किया कि एनसीसी के साथ जुड़िए। 28 नवंबर को झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार शपथ लेगी। तमाम और भी खबरें दिन भर की हैं, साथ में आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ओडिशा पर्व कार्यक्रम में की शिरकत। देश के विकास में ओडिशा की बताई महत्वपूर्ण भूमिका। कहा पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र को मिली तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं से राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी में युवाओं की बढ़ती भागीदारी को भी सराहा। कहा भारतीय मूल के लोग दुनिया के हर क्षेत्र में आगे। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा, 3 लोगों की मौत, कई घायल। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद, सर्वे का काम पूरा। झारखंड में 28 नवंबर को होगा सरकार का गठन। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार गठन का पेश किया दावा। इससे पहले सोरेन चुने गए इंडी गठबंधन के विधायक दल के नेता। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। वक्फ संशोधन बिल 2024 समेत कुल 17 बिल सूचीबद्ध। और खेलों में पर्थ टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 534 रन का लक्ष्य। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ओडिशा पर्व 2024 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिस्सा लिया और राज्य की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को इस दौरान प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने फूड स्टॉल पर चाय की चुस्की ली। उन्होंने कहा कि ओडिशा की संस्कृति और पर्यटन स्थलों में संभावनाएं भरपूर हैं। पोर्ट विकास से लेकर कला को आधुनिकता से जोड़ना रोजगार और अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार ओडिशा का विरासत संरक्षण के साथ साथ आधुनिक विकास भी कर रही है। एक समय था जब भारत के पूर्वी हिस्से को, ओडिशा जैसे राज्यों को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन मैं भारत के पूर्वी हिस्से को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। आज पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो, शिक्षा के काम हो, सभी में
तेजी लाई गई है। 10 साल पहले उड़ीसा को केंद्र सरकार जितना बजट देती थी, आज उड़ीसा को 3 गुना ज्यादा बजट मिल रहा है। इस साल उड़ीसा के विकास के लिए पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा बजट दिया गया है। हम उड़ीसा के विकास के लिए हर सेक्टर में तेजी से काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका को रेखांकित किया। देश भर में आज एनसीसी दिवस मनाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से अधिक संख्या में एनसीसी से जुड़ने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी में युवाओं की बढ़ती भागीदारी का जिक्र किया। देश में बढ़ती एनसीसी कैडेट्स की संख्या पर अपने विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़ने का आह्वान किया। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 40% हो गई है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से राजनीति में आगे आने का भी आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग पहल के जरिए बिना राजनीतिक परिवेश वाले युवाओं से देश की राजनीति से जुड़ने की बात कही। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया,
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में अब बात शीतकालीन सत्र की। कल यानी सोमवार से इसका आरंभ हो रहा है और सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक भी हुई और बैठक में 32 दलों के नेताओं ने भाग भी लिया। विपक्षी दलों ने तमाम मुद्दों समेत जो मुद्दे उठाने की बात कही, उससे ये बात स्पष्ट है कि हंगामेदार रहेगा संसद का ये सत्र। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में प्रमुख दलों के सदन के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 32 दलों के नेताओं ने भाग लिया। विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, उत्तर भारत में प्रदूषण, शेयर बाजार के गिरने, मणिपुर के हालात जैसे मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की बात कही। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, रिकॉर्ड टूट चुके सारे। इसके अलावा उत्तरी भारत में पॉल्यूशन की स्थिति गंभीर से गंभीरतम होती जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। देश जानना चाहता है, कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए मुद्दा उठाया है कि पॉल्यूशन के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। सरकार ने साफ कहा है कि वो सभी अहम विषयों पर सदन में नियमों के मुताबिक चर्चा को तैयार है। विपक्षी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील भी की गई है। हम चाहते हैं कि विषय अच्छी तरह से लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। सरकार तैयार है किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए। सरकार की ओर से हमेशा तैयार होते हैं। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। सत्र के दौरान 26 नवंबर को संविधान सदन में भारत के संविधान के अंगीकार किए जाने के 75 साल पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विशेष मौके पर संविधान सदन में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। संविधान सदन में दोनों सदन के सदस्यों के साथ देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहां एड्रेस करेंगे और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम रिलीज करने वाले हैं। संविधान से जुड़े हुए कई चीज़ें प्रकाशित होने वाले हैं। बहुत लोगों को नहीं मालूम कि संविधान बनाने से पहले क्या क्या प्रक्रिया हुई थी। 25 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें वक्फ संशोधन बिल भी शामिल है, जिस पर संसदीय समिति की रिपोर्ट सत्र शुरू होने के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक आनी है। इसके अलावा भारतीय वायुयान बिल 2024, रेलवे संशोधन बिल 2024, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, बैंकिंग लॉ संशोधन बिल 2024 सहित कई विधेयक सदन से पारित किए जाने के लिए रखे जा सकते हैं।
शीतकालीन सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से तो अहम है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सत्र के दौरान चर्चा होने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात वक्फ की कर लेते हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की इस कार्यवाही में सबकी नजर रहेगी। जेपीसी की रिपोर्ट भी आनी है और प्रधानमंत्री ने कल वक्फ और संविधान को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए सबसे पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। तो हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, हमारा संविधान सबके लिए अधिकारों की बात करता है। लेकिन अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वक्फ को लेकर भाजपा का रुख एक तरीके से स्पष्ट कर दिया। और जब बात होती है वक्फ की, यानी वक्फ विधेयक की और संविधान में अधिकारों की, तो आपके सामने एक तस्वीर रखते हैं कि कैसे संविधानों के अधिकारों का हनन करता भी नजर आता है वक्फ बिल। यानी अनुच्छेद 14 की बात करें तो समानता का अधिकार, किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की जो असीमित शक्ति वक्फ बोर्ड के पास है, इसकी बात। और अगर हम देखें तो इस नजरिए से हिंदू, जैन आदि तमाम समुदायों के पास अपनी संपत्ति वक्फ में दर्ज होने पर उसे बचने का कोई उपाय ही नहीं बचता उनके पास। और वैसे भी इसके तहत एक विशेष धर्म को विशेषाधिकार देना समानता के अधिकार का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन ही दिखता है। भारत में अधिकांश बड़े मंदिर आज भी सरकार के ही नियंत्रण में हैं। और इसके साथ साथ न्यास, मठ और अखाड़ों की बात करें तो उन्हें भी, अगर विशेषाधिकार की बात करते हैं वक्फ को, तो उन्हें समान दर्जा प्राप्त नहीं है। इसीलिए ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता नजर आता है। चलिए अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं, जो कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में वक्फ संपत्तियों का जब प्रबंधन होता है, ये धार्मिक और लैंगिक आधार पर भेदभाव करता नजर आता ही है। आप देखिए ना, महिलाएं किसी वक्फ बोर्ड या परिषद की सदस्य ही नहीं होती हैं, तो लैंगिक भेदभाव तो यहाँ स्पष्ट ही हो जाता है। इसके साथ साथ अगर पति पुत्र की या पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को या माँ को कोई अधिकार ही नहीं मिलता संपत्ति में। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 32 का रुख कर लेते हैं, अनुच्छेद 32 जो कहता है न्याय का अधिकार, यदि संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड से ही अपनी गुहार लगानी होगी। और अगर आपको वक्फ बोर्ड के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आपको वक्फ के ही ट्राइब्यूनल में जाना होगा। और ट्राइब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। और इसीलिए यह अनुच्छेद 32 जो कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, उसका भी यह हनन है एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 25 को आपके सामने रखते हैं। यह अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है और वक्फ बोर्ड का अन्य धार्मिक समूहों की जो भी स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप करता स्वयं नजर आता है। क्योंकि किसी धर्म के उपयोग की संपत्ति अगर वक्फ घोषित हो जाए तो फिर जो धार्मिक गतिविधियां उस संपत्ति में चल रही हैं वो उनसे वंचित हो जाते हैं, यानी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन। गतिविधियों से वंचित होने के साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि कई हजारों साल पुराने मंदिरों को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है, तो ये मौलिक अधिकार का हनन दिखाता है। अनुच्छेद 300A की बात भी कर लेते हैं। ये संपत्ति के संरक्षण का अधिकार बताता है और ये एक संवैधानिक अधिकार है। और वक्फ बोर्ड बिना किसी उचित मुआवजे और प्रक्रिया के भूमि अधिग्रहण करता नजर आ रहा है। कर्नाटक, केरल, बिहार में सैकड़ों वर्ष पुराने गांव तक वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए हैं, जो इस संवैधानिक अधिकार का हनन करता नजर आता है। और अगर घोषित संपत्ति वक्फ की नहीं है तो जमीन के असली मालिक को ही ये साबित करना होता है कि भाई संपत्ति उसकी है।
वक्फ बोर्ड को संपत्ति अधिग्रहण पर कोई दस्तावेज या सबूत भी पेश नहीं करना होता, क्योंकि दावेदारी पेश करने का पूरी जिम्मेदारी, कागज और सबूत पेश करने की जिम्मेदारी तो दावेदार के ही सर पर आ जाती है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सब जानना कि ये संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, कैसे वक्फ बोर्ड की कार्यवाही के तहत इन अधिकारों का हनन होता नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 26, क्योंकि ये बात कही जाती है कि अनुच्छेद 26 के तहत नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की तो पूरी आजादी है, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं बनाए रखने का भी अधिकार है, परंतु जब ये अन्य नागरिकों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों पर चोट करे तो सवाल उठते हैं। सवाल ये भी कि जब इस तरह के धर्मार्थ के लिए ट्रस्ट एक्ट प्रावधान दे रहा हो तो क्यों नहीं सारे देश में एक समान पारदर्शी व्यवस्था का पालन हो। आपके सामने दिखा रहे हैं दोनों की तुलना कि कैसे वक्फ एक्ट और ट्रस्ट एक्ट में आप तुलना कर सकते हैं कि कैसे दाता में कोई मुस्लिम व्यक्ति ही वहां पर दान कर सकता है, लेकिन यहां कोई भी व्यक्ति कर सकता है। चल अचल संपत्ति दोनों में ही है। तरीके की बात करें तो वहां घोषणा के माध्यम से लंबे समय तक प्रयोग, यानी अगर आप लंबे समय तक किसी जमीन को प्रयोग कर रहे हैं, किसी की संपत्ति का प्रयोग कर रहे हैं जो किसी ने शायद अच्छी सोच के नाते आपको परमिशन दे दी हो, तो भी वो आप उस पर अपना अधिकार वक्फ जता सकता है। उत्तराधिकारी अगर नहीं है तो भी आप संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रस्ट के माध्यम से इस जमीन को दिया जाता है तो उसमें लिखित घोषणा होती है, पंजीकरण होता है, और नहीं तो स्वामित्व को ट्रांसफर करने का, हस्तांतरण करने का एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसका पारदर्शी तरीके से पालन किया जाता है। अगर आगे बढ़ते हैं और हम पाते हैं कि अगर वो उपयोग की बात भी करें तो उपयोग में हम कहते हैं कि वक्फ के तहत धार्मिक, धर्मार्थ, पवित्र कार्यों में ही उसी तरीके से, लेकिन ट्रस्ट के तहत किसी भी वैध उद्देश्य के लिए, और ये वैध की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कानूनी रूप से वैध उद्देश्य के लिए आप इस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम प्रशासक की भी बात करते हैं तो जहां केवल मुतवल्ली ही वक्फ की संपत्तियों का प्रशासक होता है, तो वहीं ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्टी, जब तक किसी और को वो जिम्मेदारी ना सौंप दे तब तक ट्रस्टी ही पूरी जिम्मेदारी संभालता है। अगर विवाद होता है तो आपके सामने स्पष्ट है कि वक्फ के तहत ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट के तहत दीवानी अदालतें हैं जो संविधान आपको अधिकार भी देता है। इन अदालतों में जाकर आप पूरी पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने विवाद को सुलझा सकते हैं, लेकिन ये अवसर वक्फ के तहत नहीं मिलता है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं वक्फ को लेकर, और इससे लिए हम भी आज ये सवाल उठा रहे हैं। हमारा आज का विशेष जो इसी से जुड़ा है, जो कहता है संसद में वक्फ संशोधन विधेयक। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजीव पांडे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, साथ ही संदीप त्रिपाठी जो कांग्रेस के लीडर हैं, और विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, सबसे पहले आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी, क्योंकि जब बात हो वक्फ की, हमने तमाम बातों को सामने रखा कि कैसे संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार देता है संविधान, उनका भी हनन करता नजर आता है वक्फ। ऐसे में जेपीसी की जो जब बैठकें हुई तब सुर्खियां बनती चली गई, क्योंकि हमने देखा किस तरीके की व्यवस्था उस समय दिखी। किसी के झगड़े भी सामने आए, किसी के विवाद भी सामने आए, टिप्पणियां भी सामने आई जो मीडिया में हम लगातार सुनाते भी रहे हैं। इन सबके बाद अब जबकि शीतकालीन सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट भी पेश की जानी है और वक्फ विधेयक पर भी सरकार आगे बढ़ती नजर आएगी, आपकी टिप्पणी? देखिए, बिल्कुल आपने तो बहुत स्पष्ट तरीके से और बड़े विस्तार से वक्त को लेकर उसके कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर भी आपने बता दिया वक्त को, ट्रस्ट को, और संविधान के जितने धाराएं हैं, अनुच्छेद है, चाहे वो आर्टिकल 25, 26 हो, 14 हो, 15 हो, 300A हो, उन सब का आपने जिक्र किया। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा जब से ये वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेजा गया और उसके बाद जितनी भी बैठक हुई उसमें उसके वक्फ बिल के सुधार को लेकर, उसमें बदलाव को लेकर मोटे तौर पर जो विपक्षी सांसद है उन्होंने चर्चा नहीं की, सिर्फ हंगामा हुआ है। बल्कि मैं हैरान हूं, मैं 30 साल से, करीबन 35 साल से संसद को देख रहा हूं, किसी जेपीसी की बैठक में बोतल से पानी फेंक देना या बोतल तोड़ देना या इस तरह की जो घटना जिसको हिंसक भी कह सकते हैं, वो मैंने कभी नहीं देखी। तो वो मुझे बता रहा है कि अब जब ये उसके पास मैंडेट है कि ये शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक वो रिपोर्ट पेश कर दे, तो क्या सदन में इस बात की पहली तो संभावना है कि वो रिपोर्ट आ जाए, फिर वो जाहिर है कि डिसेंट नोट के साथ ही होगी पूरी। तो जब सरकार उस बिल को लाएगी तो क्या विपक्ष उसको स्वीकार करने के लिए या उस पर चर्चा करने के लिए तैयार होगा? क्योंकि आपने इतने स्पष्ट तरीके से बात रखी है, वही बातें सरकार भी रखेगी। क्या अभी तक का जो अनुभव मुझे हुआ है जेपीसी का, उसमें इस बिल को लेकर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हंगामा होगा अगर सरकार रखेगी। विपक्ष शायद उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। इस पर बहस तो अलग मुद्दा है, बहस तो पार्लियामेंट का काम ही है, बहस हो उसमें तो बहुत अच्छी बात है। जेपीसी भी इसीलिए बनाई गई थी कि इस पर विस्तार से चर्चा हो। उसमें आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ने भी, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने भी जब रिपोर्ट रखी, उस पर पूरा प्रेजेंटेशन दिया, तो उसको सुनने के लिए लोग तैयार
नहीं है, तो क्या विपक्ष इस पूरे मसले पर बहस करने को तैयार है? ये बड़ा मुद्दा होगा। सरकार अपनी राय तो रख देगी, बिल को पास कराना तो अलग मुद्दा है, पहले इसके लिए तैयार हो। और अभी तो बहुत अच्छा मसला है कि संविधान के चर्चा पर विशेष सत्र, मतलब विशेष कार्यक्रम हो रहा है 26 नवंबर को। जो भी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया था, तो संविधान के बहाने भी इस पर चर्चा हो जाए तो बेहतर। संदीप त्रिपाठी जी, वक्फ में हम जानते हैं कि दरअसल 1950 से लेकर अब तक जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से हम देख रहे हैं 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में भी तमाम संशोधनों को आगे लाया गया। हमने ये भी देखा कि कैसे कांग्रेस के ही कार्यकाल में वक्फ एक्ट को भी अलग अलग प्रावधान उसमें जोड़े गए, जिनको आज देखो तो लगता है, ये साबित भी किया जा रहा है कि वो सही नहीं है, न्यायोचित नहीं है। इस बात की भावना एक आम व्यक्ति भी समझ रहा है और महसूस कर रहा है। इस बार जब हमने तमाम मुद्दे आपके सामने रखे हैं कि किस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन तो कोई ना करे ना, ये तो सरकार का दायित्व और राजनीतिक पार्टी के तौर पर आपका भी दायित्व बनता है, सभी सांसदों का भी दायित्व बनता है जब वो संसद में बैठते हैं और चर्चा करते हैं। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमने आज जो पॉइंट्स रखे हैं, क्या आपको लगता है कि इनको देखने के बाद इन मौलिक अधिकारों का हनन वक्फ बोर्ड करता अगर नजर आ रहा है तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए? क्या कांग्रेस तैयार है संसद में बात सुनने के लिए? ममता जी, बड़ी विनम्रता के साथ एक आग्रह है कि जैसे मैंने आपको सुना, आपका सवाल सुना, जवाब मुझे देने दीजिए। 2024 में एक विधेयक आता है और वो विधेयक आने के बाद बिना मांगे जेपीसी दी जाती है। बहुत सारे बिल आते हैं, उसके पहले इन्होंने कहा कि हम जो है उसका सर्वे कराएंगे, लोगों से पूछेंगे कि उसकी जरूरत है कि नहीं है। लेकिन इस विधेयक को लाने के पहले बिना विपक्ष के मांगे जेपीसी गठित कर दी जाती है। बाकी बहुत सारे मुद्दे, अडानी का मुद्दा रहा है, नोटबंदी का मुद्दा रहा है, गलत जीएसटी का रहा है, राफेल का मुद्दा रहा है, विपक्ष चिल्लाता मर गया जेपीसी के लिए। जेपीसी नहीं बनी, ये बिना मांगे जेपीसी इसीलिए बनी क्योंकि ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि ये विधेयक आए या पारित हो, क्योंकि इसका उद्देश्य जो इन्होंने बताया है ममता जी, उद्देश्य मैं पढ़ देता हूं कि उद्देश्य ये विधेयक क्यों ला रहे हैं। ये जो बताए हैं कि वक्फ में व्यापक सुधार लाने के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए, ऑडिट के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लाने के लिए। अब बताइए मुझे, अभी जिस तरीके से इसके आधार पर हिंदू मुस्लिम किया जाता है, तो आप वक्फ की अवैध संपत्ति, जो कब्जेदार संपत्तियां हैं, उसको छुड़ाने के लिए विधेयक ला रहे हो और हिंदुओं को बरगला रहे हो। गजब की बात है। ट्रस्ट में अब सुन लीजिए ममता जी, अयोध्या जैसे धाम में आप जाइएगा, लाखों एकड़ जमीन हमारी ट्रस्ट की कब्जे में है, लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? बहुत सारे हमारे ट्रस्ट हैं जिसकी जमीन लोगों ने कब्जा कर लिया है, वहां पर बहुत सारे जो है माफियों ने कब्जा कर लिया है, उस पर आप बात नहीं करोगे। आप 3 तलाक पर बात करते हो। ममता जी एक बात और, महिला की बात आ जाए, 3 तलाक पर आप बात करते हो, लेकिन इस देश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति ने बिना तलाक दिए छोड़ दिया है, उसके लिए आप सोचते नहीं हो। भाई ये कैसा आपका हिंदुत्व प्रेम है? संदीप जी, एक बात बताइए मुझे। नहीं, आपने अपनी बात रखी, अब मेरी एक बात बताइए मुझे। हाँ, ये कहते हुए कि बहुत सी और महिलाएं हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा, तो 3 तलाक गलत हो गया क्या? ये कहते हुए कि भाई बहुत सारी और संपत्ति है जिस पर अवैध कब्जा है, तो क्या वक्फ के द्वारा अवैध कब्जा सही हो गया? आप कहना क्या चाहते हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप 100 गलत गिनाकर एक गलत को सही नहीं साबित कर सकते। बात मेरे आपसे, चलिए आप अब मेरे सवाल पे तो आ जाइए, मेरे सवाल पे तो आ जाइए। मैं आपके नहीं पहली बात आपने बात ही पलट दी ना। नहीं, मेरा एक सवाल, मेरा सवाल लीजिए पहले। आपने अपनी बात रखी संदीप जी, आपने अपनी बात रखी, अब एक सवाल तो मेरा भी ले लीजिए ना। जिस तरीके से हमने आज तमाम कानून के प्रावधानों को सामने रखते हुए बताया, उदाहरण देकर बताया कि कैसे इनका हनन हो रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? आप इसको भी गलत ठहराना चाहेंगे? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। नहीं, हाँ ना में जवाब नहीं होता, राजनीति में तो खास करके जी। चलिए, अभी आपने अभी आपने कहा कि आपको क्या लगता है कि जो हमने अपनी बात रखी अनुच्छेद का जिक्र करके, पहली बात तो अनुच्छेद का जिस तरीके से अभी आपने कहा, तो मैं ये कह दूं कि मैं कानून का विद्यार्थी हूं, सारे अनुच्छेद मुझे रटे हुए हैं, तो ये कहना आपको तो स्टोरी मिल गई होगी, आपने पढ़ दिया।
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो हैरानी है फिर, अगर आप कानून के जानकार हैं उसके बाद तो आपके लिए तो बहुत चुटकी से समझने वाली बात है, फिर आप बच क्यों रहे हैं जवाब से? संदीप जी, फिर तो ये बात स्पष्ट है ना कि अगर मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में तो आपको क्या खड़े होंगे सुनने के लिए? जेपीसी अपनी रिपोर्ट रखेगी, संसद में बात होगी, जैसा जेपीसी में आप लोगों ने किया, क्या वैसा ही संसद में करेंगे? मेरी बात आ जाने दीजिए, मेरी बात है, रिक्वेस्ट है कि आ जाने दीजिए। अभी आप वक्त के ऊपर बात कर रहे हैं, उस पे ही मैं केंद्रित रहता हूँ। बाकी तो बेरोजगारी हम भी वक्त की बात कर रहे हैं जिसपे सरकारें भागेगी। हाँ, वक्त की अगर आप बात कर रही हैं, 1954 में इसको रेगुलाइज किया गया, वैसे ही रेगुलाइज किया गया जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जमींदारी उन्मूलन हुआ। वो अंबेडकर जी के संविधान में नहीं था, लेकिन मोदी जी मनुवादी मानसिकता के विचारधारा के राजा के गुलाम आज भी चाहते हैं कि राजा की गुलामी जनता करती रहती। जमींदारी उसी तरीके से होनी चाहिए कि अगर उस समय अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा था तो जमींदारी उन्मूलन नहीं होना चाहिए था। नहीं, 1954 में ये एक्ट आ गया, ठीक है। 1995 में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को इतने सारे इसमें प्रावधान जोड़ने पड़ गए जिससे उनको बहुत ज्यादा ऐसी शक्तियां हासिल हो गई जिन पर आज सवाल उठ रहा है? नहीं, बताइए कौन सी शक्तियां अगर हासिल हो गई तो अटल बिहारी वाजपेयी बिना किसी की जवाबदेही के वो कब्जा कर सकते हैं किसी का? नहीं, किसने कहा कब्जा कर सकते? संदीप जी, जो प्रावधान है वक्फ के उनको हमने आपके सामने रखा, उन्हीं पर सवाल उठ रहा है, उन्हीं के चलते। अगर ऐसा होता, अरे ऐसा मेरे को लगता है ये चर्चा आपके साथ आप सुनना नहीं चाहते हमारी बात। चलिए नहीं, आप गलत कर रही हैं बाबरी। नहीं, आपके पास सामने एक स्पष्ट बात यही है कि जो जैसे काम कर रहा है वक्त, आज भी अगर आप उसको सही ठहराने में लगे हैं तो सवाल आप लोगों पे भी उठते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ राजीव पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता। संदीप जी, आपने अपनी बात रखी, आइए एक बार संदीप जी से, राजीव पांडे जी से बात कर लेते हैं। राजीव जी, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कांग्रेस के रुख को देखकर ही ये तमाम विपक्षी पार्टियों का भी रुख ऐसा सा ही लगता है, लेकिन जब अब इस पर चर्चा शुरू होगी, जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो कुछ सकारात्मक रवैया विपक्ष की ओर से आएगा, कम से कम संदीप जी की बात को सुनकर लग नहीं रहा। नमस्कार ममता जी, आपने जो अपना विषय रखा और उसके बाद जो त्रिवेदी जी ने कहा, ये विषय प्योरली लीगल विषय है, इसमें राजनीति की कोई जगह है नहीं। और इसमें जो सबसे दो बड़ी बातें हैं जो आपने अपने कमेंट्स में भी कहा, और जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार क्या कह रही है कि जितने भी वक्फ की संपत्ति है उसको कलेक्टर के यहाँ रजिस्टर करा, और जो नॉमिनेशन का पावर जो इंडिया इलेक्शन में करती है जिस तरीके से होता है, नॉमिनेशन का पावर गवर्नमेंट के पास है। ये दो छोटी बातें हैं। अब ये क्यों भाग रहे हैं इससे? क्योंकि इनको कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी प्रॉब्लम, उनको लगता है कि हम इस तरीके के मुद्दे पर विरोध करेंगे तो उससे हमको मुस्लिमों का वोट मिल जाएगा। यही कारण था, मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 370 में 1964 में बहस जब हुआ था तो सारी पार्टियां साथ में थी कि आज आर्टिकल 370 को फेंक दिया जाए। बाद में इनको लगा नहीं, आर्टिकल 370 के खिलाफ बात करेंगे तो मुसलमान आज भी वक्त को लेकर के इनके दिमाग में यही बात है। लेकिन बात यह है कि मुसलमान समुदाय से सैकड़ों रिप्रेजेंटेशन आए हैं कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, अगर आप ये संशोधन लागू करेंगे तो वो भ्रष्टाचार चला। अभी देखिए, मैं आपको अभी आपने तो कानूनी प्रावधान और आर्टिकल्स की बात की, देखिए ये इतना बड़ा विषय है कि अमेंडमेंट हो गया। राजीव जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। उससे पहले मैं एक बार विजय त्रिवेदी जी के पास जाना चाहूंगी। विजय जी, ममता जी 10 सेकंड के सवाल है, मैं आऊंगी आपके पास वापस। एक बार मैं विजय जी से, राजू से एक सवाल है, राजीव जी से पूछिए। हम उन्हें वापस लेंगे, थोड़ा उनका ऑडियो करेक्ट करवा लें, फिर हम उनके पास वापस आएंगे, इसलिए आप थोड़े से पेशेंस रखिए। जी विजय जी, क्या ये महत्वपूर्ण है इस बार कि जब हम वक्त पर बात करें तो हम इसको जन कल्याण, समाज कल्याण जैसे नजरिए से देखें, धर्म के ही नजरिए से हर चीज को देखना क्या जरूरी है? जिस तरीके का व्यवहार विपक्षी दलों की तरफ से आ रहा है वक्फ को लेकर, जेपीसी का उदाहरण हमारे सामने है, क्या ये जरूरी है कि हम इसको देश के वासियों के कल्याण के नजरिए से देखें? क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब तो लेने ही होंगे ना। ममता जी, एक बात मैं समझना चाहता हूं संदीप जी से भी कि क्या ये जो वक्फ का मसला है वो मजहब का, धर्म का मसला है या जमीन का मसला है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है? और क्या संदीप जी को समझ आती है बात कि ये अमीर और गरीब मुसलमानों के बीच की लड़ाई है?
वक्फ बोर्ड का पूरा आप यदि उसको देखेंगे, उसका गठन, यहाँ पर जो लोग वक्फ बोर्ड में बैठे हुए वो सब वो लोग हैं जो अमीर लोग हैं, जिनके पास प्रॉपर्टीज का कब्जा है। क्या वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो गरीब मुसलमान के, पसमानदा मुसलमान के काम आ रही है? ये सवाल है। क्या इस पर कोई काम हो रहा है? इस पर कोई नहीं हो रहा। और आपने संशोधन की बात की, त्रिपाठी जी ने बात की, मैं आपको बात विस्तार में नहीं कह रहा, लेकिन छोटी बात कह रहा हूं। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को जब 1954 से 64 में, 93 में, 2013 में जो जो काम किए हैं वक्फ बोर्ड में बदलाव, वो तब किए हैं जब कांग्रेस राजनीतिक संकट में थी। इस बात को समझिए। कांग्रेस को जब राजनीतिक संकट था, उससे निपटने का एक तरीका उसने वक्फ बोर्ड को ताकत देने के लिए किया। यानी वो एक खास ग्रुप को, समुदाय को, लोगों जी, को यानी तुष्टीकरण जिसकी बात भाजपा लगातार कर रही है। जी संदीप जी, मैं तो इतिहास की और तथ्य की बात बता रहा हूं जी, तो इस पर चर्चा कर। और जेपीसी को लेकर इतना हंगामा 10 साल में हुआ कि जेपीसी बनाती नहीं है सरकार। जेपीसी बनाना अपराध हुआ, बिना मांगे बना दीजिए। बात ये बिना मांगे की मांगने की नहीं है, बात ये कि क्या ये सही है। मांगने पर नहीं बनाया, बिना मांगे बनाया। इस बात की बजाय विजय जी, ये तो वही बात हुई ना कि कोई ना कोई छोर तो पकड़ना ही है, लेकिन मुद्दे पर नहीं आना है। विजय जी, जेपीसी में तो बहस होनी है ना। जेपीसी तो बनी बहस के लिए, तो वक्फ बोर्ड पर इतनी विस्तार से बहस का मौका था। यदि चाहती सरकार तो अभी तो बहुमत है उनके पास, वो बिल को पास करवा लेती, जैसे बहुत सारे बिलों पर चर्चा होते वक्त हुआ। विषय यही है कि वो चाहती नहीं कि पास हो जाए, वो चाहती है कि इसके चर्चा हो, वो राजनीतिक फायदा ले। देखिए, मैं नहीं, आप चर्चा नहीं चाहते। एक मिनट, बड़े मजेदार बात। एक मिनट, विजय त्रिवेदी जी, संदीप जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। बिल कहाँ चला गया? जनसंख्या नियंत्रण बिल गायब हो गया ना सर। संदीप जी, आप बताइए, एक देश एक कानून कहाँ चला गया? ये क्या है कि एक समय पर लाते हैं। चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप वाली बात कर रहे हैं। चलिए, राजीव जी के लाइन क्लियर हो गई है। एक बार राजीव जी से जवाब पूरा ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। संदीप जी, राजीव जी से एक बार टिप्पणी ले लेते हैं। राजीव जी, अपनी बात पूरी करिए आप। ममता जी, ऐसे सिंपल बात है, जो अमेंडमेंट पर बहस नहीं करना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि जो अमेंडमेंट लाया गया है वो हित में है कि नहीं है। अभी आपके चैनल पे जिस प्रकार से व्यवहार है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का, वो हिंदू महिलाओं को बीच में ले आए। क्या इस डिबेट से, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से हिंदू महिला और मुस्लिम महिला का क्या लेना देना? आपने लीगल सवाल किया और वो अपने आप को वकील भी बता रहे हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि किस प्रकार से जो ये अमेंडमेंट है ये संविधान सम्मत है या नहीं है। 1954 में वक्फ एक्ट आया, उसको कांग्रेस पार्टी ने 1995 में, जो अभी त्रिवेदी जी कह रहे थे, जो सबसे बड़ी बात ही मैं बताता हूं, उस समय दो एक्ट आया कांग्रेस की सरकार ने लाया। एक लाया प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए लाया गया, और ये वक्फ अमेंडमेंट भी केवल वोट बैंक के लिए लाया गया। देश की जनता सब समझती है। और कांग्रेस का हाल, ममता जी, आज ये इस परिस्थिति में पहुंची है क्योंकि उनके प्रवक्ता हुआ नेता जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हिंदू विरोध, हिंदू घृणा से वो चैनल पे आते हैं या जेपीसी में जाते हैं। मेरा यह कहना है, इसमें छोटी सी बात थी जो आपने डिबेट किया और आपने बताया। विजय जी बड़े सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल पूछा, हम उस पर जवाब देंगे। हमें ऐसा लगता है, उन्होंने सवाल तो उनसे पूछा था कि अगर इस अमेंडमेंट के बाद इन प्रॉपर्टीज जिसको कुछ लोगों ने अपने कंट्रोल में कर रखा है, इसका विकेंद्रीकरण होगा और देश के जो मुसलमान समाज में भी जो गरीब लोग हैं उनको फायदा होगा। ये हमको लग रहा है। और अगर इनको नहीं लग रहा है तो ये जेपीसी की बहस में बता देते। ममता जी, लास्ट टाइम, या तो ये जेपीसी की बहस में बता देते या ये पार्लियामेंट में बता दे। और मुझे एक लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्या होगा, अमेंडमेंट लागू होगा, फिर इसको चैलेंज करेंगे ये लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध, जैसे आर्टिकल 370 में हुआ और सारे एक्ट्स में हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में इस सारी इसकी लीगलिटी टेस्ट हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, जैसे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की भी लीगलिटी सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट होगी, अभी वो पेंडिंग है। धन्यवाद। संदीप जी, टाइम बहुत कम है मेरे पास, आप सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात करिए। देखिए, जिन आप वक्त की बात कर रही हैं, ठीक है, ये तो सरकार का एजेंडा है, हमारा एजेंडा जो है
बेरोजगारी ये है। सरकार का प्रदूषण से एजेंडा नहीं है, ये जनता का एजेंडा है। ये जनता की ओर से शिकायतें आई हैं तो सरकार ने इसके ऊपर कदम उठाया है। आप हर चीज को राजनीतिक चश्मे से ही क्यों देख रहे हैं? ममता जी, अभी चलिए संदीप जी, मेरे को लगता है कि आप वक्त पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन राजनीति के लिए भी मैदान नहीं है हमारा ये कार्यक्रम, लेकिन वक्त भी कम है। फिलहाल यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मेहमानों का, क्योंकि जेपीसी के रिपोर्ट आने के बाद भी सब पे नजर रहेगी कि कौन क्या कहता है। लेकिन जेपीसी में जिस तरीके से बैठकों के दौरान कांग्रेस अपना रवैया दिखाया है और विपक्षी दलों ने भी दिखाया है, उसके बाद देखना होगा संसद में वक्फ संशोधन विधेयक क्या रुख लेता है। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये दोस्त भी है। ये दर्द मिटाता है, ये हौसला बढ़ाता है, ये साथ में खेलता है, ये त्योहारों में रंग जमाता है, ये आफत में किसी ढाल से कम नहीं है। अपने नाम का अपना घर किसी सपने से कम नहीं। तभी तो आज दुविधा घर के बाहर पाई जाती है और सुविधा अंदर। हमारी सरकार जो घर देती है ना, इसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। पीएम आवास, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को सुकून, सुविधा, स्वाभिमान। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। उत्तर प्रदेश का संभल आज एक दुर्भाग्यपूर्ण अराजकता का गवाह बना। अदालती आदेश पर एक सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची तो कई स्थानीय लोग इसके विरोध में उतर आए। हालांकि सर्वे का काम तो पूरा हो गया, परंतु भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, हिंसा की। 20 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और संभल में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटों के लिए रोक दी गई हैं। अदालत के आदेश पर रविवार की सुबह एक बार फिर सर्वे टीम उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद पहुंची तो कई स्थानीय लोग इसके विरोध में उतर आए और देखते ही देखते भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिस पर पथराव कर दिया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालांकि पत्थरबाजी और झड़प के बीच ही अदालत द्वारा नियुक्त सर्वे टीम ने जामा मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे का काम पूरा किया। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। सरकार ने कोर्ट के आदेश के पालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। जब टीम निकली सर्वे करने के बाद तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके। 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। जो
माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने के बाद बीती 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद के प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था। मस्जिद के सर्वे के लिए रविवार को भी टीम पहुंची थी, तभी बवाल हो गया। हिंदू पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से विवादित मस्जिद को अपने नियंत्रण में लेने का अनुरोध किया है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। हम कानून को कानून के जरिए, मजबूत सबूतों के जरिए, मजबूत दलीलों के जरिए लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। गौरतलब है कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये जगह पहले श्री हरि मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी। मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का भी दावा किया गया है। ये दावा पुराने नक्शे के आधार पर किया गया है। 19 नवंबर 2024 को अदालत में मुकदमा दायर किया गया, जिसके बाद धर्मस्थल को लेकर कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया। 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष ने 2 किताब और 1 रिपोर्ट को आधार बनाया है। इसे बाबरनामा, आईना अकबरी और एएसआई की 150 साल पुरानी रिपोर्ट शामिल हैं। संभल की सिविल कोर्ट ने 1 हफ्ते में कोर्ट कमिश्नर से सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। इस आदेश के खिलाफ जामा मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में अपील दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद मुगल काल में बनाई गई थी। विवाद के कारण न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और मस्जिद का सर्वेक्षण कराया। 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे किया। मामले पर अब अगली सुनवाई 29 नवंबर 2024 को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल बात करते हैं और जानकारी के लिए संभल में मौजूद हमारे संवाददाता विकास सिंह से। विकास, दिन भर जो तनाव की स्थिति रही है, जिस तरीके की हिंसा देखी गई है, उस सब के बाद मौजूदा हालात कैसे हैं? अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे। हालांकि यहाँ पर पुलिस की वैन ही नजर आ रही है, पुलिस नजर आ रही है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, सारी दुकानें बंद हैं यहाँ पर, और पुलिस ही पुलिस मौजूद है। चूंकि स्थिति इस तरीके वहाँ पर हाथ से निकलती हुई नजर आ रही थी एक समय जब ये बवाल होता है। वहाँ पर तकरीबन 2000 से 3000 की भीड़ अचानक से आ जाती है और पुलिस के ऊपर पथराव चालू कर देती है। जैसा कि मंडलायुक्त ने बताया भी है कि उधर की तरफ से कई फायरिंग भी की गई, जिसमें एसपी पीआरओ जो है उनके पैर में गोली लगी है, सीओ के पैर में गोली लगी है, एसडीएम का पैर फ्रैक्चर हुआ है, एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल है और कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए वहां पर स्थिति को नियंत्रण में किया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो इस तरीके की घटना पर काबू पाने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट अब 29 तारीख को लेकिन विकास, जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि सर्वे का काम तो शांतिपूर्ण तरीके से हो गया था, उसके बाद अचानक जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में भीड़ सामने आई और पुलिस को घेर लिया, क्या ये एक सुनियोजित साजिश लगती है? निश्चित रूप से ये सुनियोजित साजिश है, क्योंकि वहां पर जो ये जामा मस्जिद जिस जगह है अंदर, उसके आसपास 3 गलियां हैं। 3 तरफ से जो है अचानक से भीड़ आ जाती है। सर्वे का काम तो सुबह 7 बजे से चालू हो गया था, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद वहां पर धीरे धीरे जब भीड़ एकत्रित होना चालू होती है, इससे पहले वहां पर यह भी कहा जा रहा था उन मौजूद घरों में पहले से ही पत्थर ईंट पहले से ही वहां इकट्ठा कर लिए गए थे। तो इस बात से तो अंदाजा साफ लगाया जा सकता था कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं तैयारी इससे पहले से थी और अचानक से यह घटना नहीं हो सकती है। तो इस पूरी घटना पर पुलिस की तरफ से कहा भी गया है, सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है, वीडियो फुटेज की मदद ली जा रही है, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। 15 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उसके आधार पर पुलिस अपनी अगली कार्रवाई करेगी। आप नजर बनाए रखें हालात पर, आपसे वक्त पर और जानकारी भी लेते रहेंगे। लेकिन जाहिर है कि जिस तरीके से प्लानिंग के साथ एक बात काम किया गया है, उसके बाद अब पुलिस को देखना होगा कि आखिर उकसावा कहां से आया।
बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में 28 नवंबर को सरकार का गठन किया जाएगा। आज इंडिया ब्लॉक के विधायकों की बैठक हुई जिसमें हेमंत सोरेन को नेता चुना गया। हेमंत सोरेन ने सरकार गठन का दावा भी पेश कर दिया है और भाजपा ने हेमंत सोरेन से घुसपैठियों को बाहर निकालने का अनुरोध भी किया है। मुंबई में राष्ट्रवादी विधायकों की हुई बैठक में अजीत पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया है। मुंबई में अजीत पवार के आवास पर निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के सभी विधायक मौजूद थे। इस बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। चुनाव में अजीत पवार गुट को भी अच्छी सफलता मिली है और इस चुनाव में अजीत पवार गुट ने सिर्फ 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 41 सीटों पर अजीत पवार गुट के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। हमारे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पार्टी जो एनसीपी की है उसके नेता के पद पर अजीत पवार साहब का वहाँ पर चयन किया। सभी ने स्वागत किया इस बात का और साथ साथ में अजीत पवार साहब को ये अधिकार दिया कि आगे की जो भी बातचीत है उसमें आप पार्टी के हिसाब से योग्य निर्णय लीजिए। सरकार में शामिल होने का भी निर्णय आपको अधिकार दिया गया है। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। 26 नवंबर को देश मनाएगा संविधान दिवस। 2015 में प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी, क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा के द्वारा देश के संविधान को अंगीकृत किया गया था, जो फिर 26 जनवरी 1950 में देश में लागू किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने DD न्यूज से विशेष बातचीत में संविधान को जानने समझने की आवश्यकता पर जोर देते हुए देशवासियों से इस दिवस के संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया है। मेरा सभी देशवासियों से आह्वान है कि संविधान दिवस पर हम संविधान की मूल भावनाएं, संविधान का सामर्थ्य, संविधान की सकारात्मक दिशा और संविधान की भावनाओं को अपनाएं और इस कर्तव्य काल के अंदर देश में हमारा भी कर्तव्य दायित्व निभाते हुए हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, भारत को कैसे विकसित भारत बना सकते हैं,
ये हमारी सामूहिकता के साथ भी और व्यक्तिगत रूप से भी हमारा प्रयास होगा तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत के सपनों को पूरा कर पाएंगे और सभी देशवासी संकल्पित होकर संविधान दिवस पर यही शपथ लें। और ये खास मुलाकात आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हम बात करते हैं 10वां संविधान दिवस है। 75 वर्ष का एक लंबा सफर रहा है जब हमने इसको स्वीकार किया। 75 वर्ष की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? लोकतंत्र की 75 वर्ष की जो यात्रा, आज़ादी के बाद लोकतंत्र के मूल्यों और लोकतंत्र में लोगों का विश्वास भरोसा, और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन समय उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण व्यापक था। और अर्थ जगत से एक अच्छी खबर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI आकर्षित करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। साल 1991 से लेकर 2024 के बीच देश में कुल 1059 अरब डॉलर का FDI आया। इस अवधि में कुल FDI का 65% यानी करीब 690 अरब डॉलर सिर्फ 2014 और 2024 के बीच आया। आपको बता दें कि 1991 में जब से देश में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, तब से लेकर 2014 तक के बीच में 370 अरब डॉलर का ही FDI आया था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार की नीतियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। 2014 के बाद रक्षा, बीमा, रियल एस्टेट, स्पेस और बुनियादी ढांचे जैसे क्रिटिकल क्षेत्रों को FDI निवेश के लिए खोला गया, जिसका असर अर्थव्यवस्था में निवेश पर दिखाई दे रहा है। RBI और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक FDI में ये तेजी पूरी दुनिया में भारत के निवेश के प्रति बदलते नजरिए का ही पैमाना है। आज के ऑनलाइन जमाने में डिजिटल पहलू इतना महत्वपूर्ण है कि साइबर सुरक्षा पर अधिक नहीं अत्यधिक ध्यान देना जरूरी है। हर कॉल, मैसेज, ईमेल, लिंक को संदेह से देखना बहुत जरूरी है। खासतौर पर ईमेल को सुरक्षित रहना तो बहुत महत्वपूर्ण है। ईमेल ऐसा माध्यम है जहां आपकी सारी जानकारी उपलब्ध रहती है और आपकी जरा सी लापरवाही आपको बड़े खतरे में डाल सकती है। यदि आपका जीमेल लैपटॉप में लॉगिन है तो मैं आपके 15 साल की लोकेशन देख सकता हूँ, कहाँ कहाँ आप गए हैं, क्या किया आपने, कहाँ रुके। आपकी गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकता हूँ, आपके पासवर्ड्स देख सकता हूँ जो आपके ब्राउज़र में सेव्ड हैं, आपकी मेल्स ऑफ कोर्स पढ़ सकता हूँ कि मेल तो लॉगिन ही है आपकी फ़ोटोग्राफ्स देख सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, तो आपके एप्लीकेशंस देख सकता हूँ फ़ोन में क्या क्या है, कब आपने क्या इंस्टॉल किया, कब अनइंस्टॉल किया, आपके फाइनेंशियल डिटेल्स देख सकता हूँ। ये सारे डिटेल्स जो एक्चुअली गूगल आपका कलेक्ट कर रहा है, ये एक जीमेल से लिंक होता है सिर्फ। ईमेल धोखाधड़ी के अलावा दूसरे तरीके से भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है, जैसे चार्जिंग स्टेशंस, डुप्लीकेट मोबाइल के द्वारा हो रही साइबर ठगी। ऐसे घोटालों से कैसे बचा जा सकता है, जानने के लिए देखिए डीडी न्यूज का कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हम ऑनलाइन इतना वक्त बिताते हैं, ऐसे में हमारे ईमेल्स को लेकर, मोबाइल्स को लेकर, डिवाइसेस को लेकर बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी साइबर सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। तो आपका फोन हैक नहीं हुआ, पर आपकी इग्नोरेंस की वजह से किसी ने उस सिस्टम को यूज कर लिया। जब सर्च इंजन पर जाते हैं, गिर लायन सफारी बुकिंग लिखें तो आपके पास सामने कई ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं जो सरकारी वेबसाइट की तरह ही लगते हैं। देखिए, हमारे वेबसाइट में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वेबसाइट में gov.in है, यानी वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो देखिएगा आज रात 9:30 बजे साइबर अलर्ट। और अब नजर डाल लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और न्यूज़ एट के अंत में अब छोड़े जा रहे हैं आपको देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें तेज रफ्तार में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय बिजली, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में विद्युत मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एनटीपीसी मंडप का भी दौरा किया। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पराली की समस्या से ऊपर आयोजित एक नुक्कड़ नाटक को भी देखा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे मेले के आयोजन से लोगों में ज्ञान और जागरूकता में वृद्धि होती है। गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती एक्सप्रेस की दिल्ली में विशेष स्क्रीनिंग की गई। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया। ये फिल्म 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास हुई उस घटना पर आधारित है जिसमें साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगा दी गई थी। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू तीर्थयात्री और कार सेवक मारे गए थे। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, और बढ़िया है शुद्ध है MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच MDH।